दोस्तों, ये कहानी ईस्ट और वेस्ट की दो एकदम अलग जिंदगियों के बारे में है। लेकिन एक समय आता है जब उनकी मंजिल एक हो जाती है, मकसद एक हो जाते हैं। पर इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है। हम ऐसी रिव्यू वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और डीपली ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिल्मी क्रू प्रेजेंटिंग सिटी ऑफ जॉय। हजारीपाल बिहार का एक गरीब किसान है। उसने जमींदार के हाथों अपनी जमीन गंवा दी और कर्जे में डूब गया। गांव में परिवार पालना भी मुश्किल है, इसलिए बेहतर जिंदगी की तलाश में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ कोलकाता जा रहा है। उसे उम्मीद होती है कि वहाँ जिंदगी आसान होगी, जल्दी काम मिल जाएगा और बेटी की शादी के लिए दहेज भी जमा कर सकेगा। लेकिन जब कोलकाता पहुँचता है तो भीड़ भाड़ और अफरा तफरी देखकर मन मायूस हो जाता है। यहाँ उन्हें कोई नहीं पहचानता। इस शहर के लिए वो सब मामूली और बेमतलब की भीड़ भाड़ है। पहली रात हुगली के किनारे एक चबूतरे पर सो के गुजारनी पड़ती है। अगले दिन बड़ा बाजार की दुकानों में काम मांगते फिरते हैं। वहाँ एक आदमी उनको मिलता है और कहता है कि मैं भी बिहार से हूँ और बिहारी होने के नाते उनकी मदद करेगा। पास में ये एक घर खाली है, कम रेंट में वो उन्हें वो घर दिला देगा। उसने हजारी से किराया एडवांस में ले लिया है। गांव से आए हजारी के लिए ये घर ठीक ठाक था। उस आदमी ने कहा था कि उसे वो काम भी दिलवाएगा। पर उस दिन जब घर में वो अपना सामान रख रहे होते हैं तो उस घर का असली मालिक वहाँ आ जाता है और उनका सारा सामान बाहर फेंकने लगता है और कहता है कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनके साथ किसने फ्रॉड किया है। वो उन्हें बस्ती वालों के साथ मिलकर धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। इस शहर ने उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया है। अब उन्हें फुटपाथ पर रहकर गुजारा करना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ अमेरिका से एक आदमी मैक्स बे सिटी ऑफ जॉय में आया है। वो अध्यात्म की तलाश में आ पहुंचा है। पेशे से वो डॉक्टर है। अपने पिता के हॉस्पिटल में काम करता था, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर लगातार इंसानों को मरते देखना उसके लिए बहुत भारी था। उसने सोचा था कि यहाँ आकर एक सच्चा अध्यात्म और मन की शांति हासिल करेगा। शाम को इस्माइल नाम का एक एजेंट होटल में उसके लिए एक टीनेजर प्रोस्टिट्यूट का इंतजाम करता है। उस लड़की का नाम पुनीना है। जब मैक्स ने उसके साथ फिजिकल होने से मना कर दिया तो वो उसे एक बार में ले जाती है। अशोक नाम के आदमी के इशारे पर वो उसे खूब शराब पिलाती है। बाद में जब वो बाहर निकलता है तो अशोक ने अपने गुंडों के साथ मैक्स को लूट लिया और उसकी चेन, वॉलेट और उसके पैसे से छीन लिए। मैक्स चिल्लाने लगा। पास ही सड़क पर हजारी और उसका परिवार सो रहा था। जब हजारी ने मार पीट की आवाज सुनी तो मदद करने उस तरफ भागा। हजारी ने उन गुंडों को भगाया। फिर वहाँ पे पुनीना भी आ गई। ये दोनों मिलकर मैक्स को जॉन के क्लिनिक पे ले जाते हैं। जॉन कोई डॉक्टर नहीं थी, पेशे से वो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है, पर अब स्लम एरिया में रहकर लोगों की मदद करना उसकी जिंदगी का मकसद बन गया है। पर मैक्स को ये जगह गंदी बस्ती, बेकार और बेमतलब सी लगती है। एक पल भी वो यहाँ रुकना नहीं चाहता था। जब वो जॉन को बताता है कि वो एक डॉक्टर है तो जॉन उसे कुछ समय के लिए अपनी सेवा देने के लिए सलाह देती है, पर मैक्स के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। मैक्स होटल में वापस जा रहा था तो हजारी रिक्शे वाले से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक बार रिक्शा खींचने का मौका दिया जाए। वो बहुत तेज भागता है। हजारी ने रिक्शे का पूरा किराया भी उस रिक्शे वाले को दे दिया। हजारी ने उस रिक्शे वाले से कहा कि वो रिक्शा खींचना चाहता है, उसके पास फिलहाल कोई काम नहीं है, ऊपर से परिवार भी पालना है। वो हजारी को अपने मालिक मिस्टर घटक के पास ले जाता है। रिक्शे वाले उसके यहाँ से रिक्शा किराए पर लेते हैं। घटक अगल बगल की अवैध जुगियों का मालिकाना हक भी रखता है और प्रोटेक्शन के तौर पर हफ्ता वसूल करता है। घटक ने हजारी का टेस्ट किया, सांस खींचने की क्षमता चेक की, फिर उसे रिक्शा खींचने का काम दे दिया। यहाँ हजारी की मुलाकात अशोक से भी हुई, जो घटक का बेटा है और एक नंबर का छठा हुआ बदमाश है। उस दिन उसी अशोक ने मैक्स को लूटा था। आज हजारी का दिन अच्छा था। उसे काम भी मिल गया और रहने के लिए बस्ती में एक घर का बंदोबस्त भी हो गया। इस घर के सामने ही जॉन का स्कूल है। अच्छा है, उसके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। अगले दिन से ही हजारी ने लगातार काम शुरू कर दिया। पहले ही दिन एक स्कूल की बच्ची को लाने जाने का परमानेंट काम मिल गया। हजारी के दोनों बेटे मनोज और शंभू जॉन के स्कूल में पढ़ने लग गए। मैक्स भी यहाँ पे आता रहता है। एक शाम उन्होंने मैक्स से रिक्वेस्ट की कि वो उनके घर पर खाना खाए। जब रात में हजारी के घर पर थे, एक आदमी घबराता हुआ उनके पास आया। ये आदमी कोड़ियों की बस्ती से आया था और डॉक्टर की मदद मांग रहा था। वो कह रहा था कि उसकी पत्नी प्रसव है और वहाँ पे उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ पर मैक्स एक प्रोफेशनल डॉक्टर था, इसलिए उसे मजबूरन कोड़ियों की बस्ती में जाकर औरत की डिलीवरी करानी पड़ती है। इस काम में हजारी की पत्नी कमला ने असिस्टेंट के तौर पर अच्छा सहयोग दिया। अगले दिन जॉन ने फिर से मैक्स से यहाँ रुकने के लिए रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि अगर एक प्रोफेशनल डॉक्टर यहाँ होगा तो उनकी मदद भी हो जाएगी। पर मैक्स कहता है कि भले ही तुम्हें संत बनने का शौक हो, पर उसे जरा भी नहीं है। लेकिन मैक्स चाह कर भी शहर से नहीं जा सकता था। उसने अपना पासपोर्ट यहाँ आने से पहले एक आश्रम में घुमा दिया था। जो पैसे थे वो अशोक और उसके आदमियों ने लूट लिए थे। ऊपर से होटल की मालकन ने पेमेंट न मिलने तक उसके प्लेन का टिकट भी जब्त कर लिया था। मैक्स मजबूरन जॉन के पास वापस चला जाता है और कहता है कि जब तक इंडिया से निकलने का प्रबंध नहीं होता तब तक वो यहाँ पे क्लिनिक में काम करेगा। क्लिनिक में फुल टाइम एक प्रोफेशनल डॉक्टर के आने से कोढ़ की बीमारी से ग्रसित लोग भी अपना इलाज करवाने के लिए वहाँ आने लगे। कमला को भी उसने अपना परमानेंट असिस्टेंट बना लिया है। हजारी का रिक्शा भी शहर में खूब दौड़ रहा है। उसके दोनों बेटे पढ़ रहे हैं और बेटी अमृता एक मैकेनिक शॉप पे काम करती है। तभी रंग में भंग पड़ता है। इलाके का बड़ा गुंडा बड़े साहब मिस्टर घटक ने बस्ती में अपना किराया बढ़ा दिया। क्लिनिक और स्कूल को भी अब रेंट ज्यादा चुकाना होगा।
जॉन कहती है कि ये एक फ्री स्कूल और क्लिनिक है, इसलिए किराया बढ़ाना अनफेयर लगता है। जब जॉन और मैक्स इस बारे में बात करने के लिए घटक के घर पहुंचते हैं, घटक कहता है कि अगर वो बस्ती वालों पर दबाव नहीं डालेगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए वो धीरे धीरे उन पर बोझ बढ़ाता है ताकि वो कभी भी उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। यहाँ जब मैक्स ने अशोक को देखा तो उसका खून खोल गया, क्योंकि अशोक के गले में मैक्स की चेन थी जो उसने मैक्स को चिढ़ाने के लिए पहनी हुई थी, और वो मैक्स को दिखाकर उकसा रहा था। जब घटक ने उसे कैंडी ऑफर की तो वो आपे से बाहर हो गया और उसके आदमियों से लड़ने लगा। वहां से वापस लौटने के बाद मैक्स ने पूरी बस्ती को बगावत के लिए उकसाना शुरू कर दिया। कोई भी बड़ा वो प्रोटेक्शन मनी नहीं देगा। उन्होंने पास में ही एक नई जगह पर क्लिनिक और स्कूल को ट्रांसफर कर दिया। बस्ती में खुशी का माहौल है। इस नए सेटअप को तैयार करने में सबने एक दूसरे की मदद की। तब अशोक अपने बाप घटक के सामने उस गोरे को सबक सिखाने की बात करता है। फिर घटक उसे डांट कर वहाँ से भेज देता है और कहता है कि उन्हें झाड़ पर चढ़ने दो, सही समय आएगा तो हम नीचे से काट देंगे। घटक को दिल की बीमारी है। आजकल उसकी तबीयत थोड़ी खस्ता रहती है, इसलिए अपने आदमियों से कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो उसके बेटे के प्रति वफादार रहें। मैक्स को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग थे, अशोक और उसके आदमी उन्हें डराने धमकाने लगे। हजारी को भी डराया धमकाया गया और कहा गया कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब उन्हीं की ही देन है, इसलिए ध्यान रहे कि किसके प्रति वफादारी करनी है। इधर जब पोनीना ने बार में जाना बंद कर दिया तो अशोक ने उसे अकेला पकड़कर उसका गाल ब्लेड से काट दिया और एक परमानेंट स्माइल बना दी। उन्होंने आज बड़ा दंगा करने का प्लान भी किया है। अशोक और उसके आदमी बस्ती और क्लिनिक में तोड़फोड़ करने लगे। उन्होंने कोर्ट के मरीजों का इलाज ना करने के लिए धरना देने का बहाना बनाया। जो भी उन्हें सामने दिखा वो उसे मार रहे थे। आखिरकार जॉन को अशोक के सामने झुकना पड़ा और उसकी शर्तें माननी पड़ी। अगले दिन अशोक ने हजारी को सबक सिखाने के लिए नौकरी से निकाल दिया और उसका रिक्शा जब्त कर लिया। एक झटके में उसका रोजगार छीन लिया गया और परिवार फिर से अंधेरे में धकेल दिया गया। कुछ ही दिनों में नौबत ये आ गई कि खून बेचकर रोटी का जुगाड़ करना पड़ा। ऊपर से तबीयत भी खराब रहती थी। हजारी अपनी इस हालत के लिए मैक्स को जिम्मेदार मानता है और कहता है कि मैक्स जब भी मौका मिलेगा उन्हें छोड़कर चला जाएगा। हजारी ने अपनी पत्नी कमला को भी क्लिनिक भेजने से मना कर दिया, लेकिन मैक्स ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने कोर्ट से ग्रस्त भिखारियों की मदद से हजारी के लिए एक टूटा फूटा रिक्शा का जुगाड़ किया। हालांकि हजारी ने शुरू में इसे लेने से मना कर दिया, उसे अब मैक्स पर ज्यादा भरोसा नहीं था। लेकिन असल बात ये थी कि घटक और अशोक के खिलाफ बगावत सिर्फ मैक्स ने नहीं की थी, हजारी भी अपनी मर्जी से इसमें शामिल हुआ था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल अच्छा अच्छा मेरा और खराब खराब तेरा, वो भी इसमें बराबर का भागीदार था। आखिरकार हजारी मान गया और उस रिक्शे की मुरम्मत करने लगा। जब अशोक को पता चला कि हजारी अपना नया रिक्शा बना रहा है तो उसने उसको सबक सिखाने के लिए उसके बेटे मनोज को ट्रक के नीचे कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। कुछ दिन बाद खबर आई कि बड़े साहब घटक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसकी जगह पूरा बिजनेस अशोक ने संभाल लिया है। अशोक ने रिक्शे वालों का किराया बढ़ा दिया, जिस बात पर रिक्शा यूनियन ने विरोध किया। सबने उसके घर के बाहर धरना दे दिया। हजारी को यही मौका सही लगा। उसने अशोक से माइक छीन ली और सबको बता दिया कि अशोक ने उसके बेटे को मारने की कोशिश की थी। जब प्रोटेस्ट जोर पकड़ने लगा तो पुलिस ने हजारी को पकड़कर जेल में डाल दिया, पर विरोध करना कोई गलत बात नहीं थी। कोर्ट ने उसे 50 रुपए हर्जाने के साथ छोड़ दिया। हजारी ने कोर्ट में एक लीडर की तरह भाषण दिया। हजारी की अकड़ ने रिक्शा यूनियन का दिल जीत लिया, जैसे वो वहाँ का नया लीडर बन गया हो। पर अशोक भी हार मारने वाला नहीं था। उसने पहले तो मैक्स के होटल के कमरे में जाकर उसे मारा और धमकाया कि वो अपने घर वापस चला जाए, इसी में उसकी भलाई है। पर मैक्स ने कहा कि बस्ती और क्लिनिक ही उसका घर है और वो रातों रात वहाँ पे चला गया। जब यहाँ बात नहीं बनी तो अशोक ने सदाई से अपना काम करते हुए हजारी को धमकाना शुरू कर दिया। उसने रिक्शा की सीट ब्लेड से काट दी और कहने लगा कि अपने बाप घाटक के मरने के बाद यहाँ का नया बॉस वही है, वही नया इंचार्ज है। लेकिन उसके बाप के साथ घूमने वाले गुंडे पहले की तरह उसे वफादारी करेंगे ये जरूरी नहीं था। अशोक एक नंबर का गुंडा था। वो लोगों को तब तक तोड़ता था जब तक वो अपनी लिमिट ना पार कर ले। उस दिन उसने हजारी की बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन हजारी का सब्र टूट गया और वो अशोक से लड़ पड़ा। अशोक को लगा था कि उसके बाप के वफादार कुत्ते उसे बचाएंगे, पर कुत्तों का लीडर बनने के लिए भी कुत्तों को अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है। उन्होंने अशोक को हजारी से अकेले ही लड़ने दिया, पर हजारी के साथ लड़ना अशोक की बस की बात नहीं थी। हजारी ने अशोक को बुरी तरह से पीटा। उसकी सारी गुंडागर्दी वहीं खत्म हो गई। अशोक अपने बाप की तरह नहीं था। वो बस्ती का लीडर नहीं बन सकता था, उसमें इतना दम नहीं था। उसके गुंडे उसका साथ छोड़ गए थे। भले ही हजारी ने अशोक को हरा दिया, लेकिन अशोक ने हजारी के पेट में चाकू घुसाकर उसे जख्मी कर दिया था। जख्म इतना गहरा नहीं था। मैक्स के इलाज की वजह से हजारी बच गया। उस दिन हजारी का बेटा मनोज मैक्स को एक गोल्ड चेन दिखाता है और पूछते हैं कि क्या उसकी बहन की शादी के लिए ये काफी होगा। तब मैक्स स्माइल देता है और कहते हैं कि हाँ ये काफी होगा। दरअसल ये चेन मैक्स की ही है जो अशोक ने उसे लूट ली थी और आज हजारी के साथ लड़ाई के दौरान ये टूटकर जमीन पर गिर गई थी।
मनोज ने उसे उठा लिया था। मैक्स ने चेन के बारे में कुछ नहीं कहा और मनोज को रखने दिया। कुछ दिन तक हजारी की तबीयत काफी हद तक ठीक हो गई। उसने अपनी बेटी की शादी के दिन उसका कन्यादान मैक्स के हाथों करवाया। शादी के दिन भाग दौड़ में हजारी के टांके खुल गए और खून बहने लगा। मरहम पट्टी के लिए क्लिनिक तक जाना पड़ा, पर इस बार हजारी ने मैक्स का सहारा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि इस बार वो अपने दम पर चलेगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया। बाय।